जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यानी 140 करोड़ लोगों के लिए इंसाफ पक्का करने के लिए बनाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि भारत का ये विशाल और कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी और डाइवर्स आबादी के लिए न्याय काम कैसे करता है? क्या ये मुमकिन भी है? ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है, जिसने एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल ढांचा तैयार किया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसका मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट के कानूनों के लिए अलग अलग अदालतें नहीं हैं। चाहे मामला दिल्ली का हो या तमिलनाडु का, एक ही स्ट्रक्चर है जो सब कुछ संभालता है। इससे पूरे देश में कानूनों में एक जैसापन और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इस बड़े सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके 3 बेसिक पिलर्स को देखना होगा। ये पिलर्स ही इस पूरे ढांचे की नींव हैं। चलिए इसे नीचे से ऊपर की ओर समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे न्याय का फ्लो होता है, यानी आम आदमी की पहुंच से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक। किसी भी जुडिशियल सिस्टम की जो बुनियाद होती है ना, वो होती हैं उसकी निचली अदालतें। हमारे देश में ये हैं डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहीं पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले पहली बार सुने जाते हैं। इन्हें हम जस्टिस सिस्टम की फ्रंट लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का इंसाफ के लिए पहला वास्ता यहीं पड़ता है। अगले लेवल पर आते हैं हाई कोर्ट्स। हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है जो निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। ये अदालतें फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए रिट भी जारी कर सकती हैं, जो एक तरह का स्पेशल कोर्ट ऑर्डर होता है। साथ ही वो अपने जुरिडिक्शन में आने वाली सभी अदालतों पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रखती हैं। और इस पिरामिड के टॉप पर है भारत का सुप्रीम कोर्ट। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है और इसके फैसले भारत की बाकी सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। ये सिर्फ अपील की आखिरी अदालत ही नहीं है, बल्कि हमारे संविधान का गार्डियन भी है। इसका काम ये पक्का करना है कि देश के सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हों। अदालतों का ये ढांचा तो समझ में आ गया, लेकिन तब क्या होता है जब किसी मामले में स्पेशल नॉलेज की जरूरत हो? मान लीजिए कोई मुश्किल एनवायरमेंटल लॉ का केस हो या कोई बड़ा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। यहीं पर हमारी कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, ट्रिब्यूनल। तो ये ट्रिब्यूनल आखिर है क्या चीज? इसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह समझिए। जैसे हार्ट प्रॉब्लम के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वैसे ही कुछ लीगल डिस्प्यूट्स के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स की जरूरत होती है। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, मतलब इनके पास अदालतों जैसी कुछ पावर तो होती हैं, लेकिन ये किसी खास एरिया में ही एक्सपर्ट होते हैं। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोर्ट्स में एक बहुत ही फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है, जबकि ट्रिब्यूनल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। उन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। उनका स्कोप भी बहुत स्पेसिफिक होता है, जबकि कोर्ट्स तो लगभग हर तरह के मामले सुन सकते हैं। और ये असल में कैसे काम करता है, इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स यहाँ हैं। हमारे पास एनवायरमेंटल केसेस के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी है, बड़ी कंपनियों के झगड़ों के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी, और बैंकों से जुड़े मामलों के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं। हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट है जो तेज और सही फैसले सुनिश्चित करता है। अब तक हमने स्ट्रक्चर और स्पेशलाइजेशन की बात की, लेकिन 21वीं सदी में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं स्पीड और एक्सेस। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम इन मॉडर्न चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को कैसे बदल रहा है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। और इस बदलाव को लीड कर रही है ई कोर्ट्स परियोजना। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। इसका मकसद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी का इस्तेमाल करके पूरी जुडिशरी को पेपर से डिजिटल की ओर ले जाना है, जिससे ये और ज़्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और आम नागरिक के लिए फ्रेंडली बन सके। और जरा इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। मार्च 2025 तक 3,500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट कॉम्प्लेक्स को ई कोर्ट सर्विसेज के तहत लाया जा चुका है। ये देश भर में न्याय तक पहुंच को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। तो इससे आम नागरिक को क्या फायदा होता है? अब कोई भी घर बैठे अपने केस का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता है, कोर्ट के ऑर्डर डाउनलोड कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस फाइल कर सकता है और यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भी शामिल हो सकता है। इसने न्याय को सचमुच लोगों की उंगलियों पर ला दिया है।
हमने स्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की बात कर ली, लेकिन किसी भी जस्टिस सिस्टम की जो आत्मा होती है वो है उसकी फेयरनेस। तो इंडियन सिस्टम ये कैसे पक्का करता है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारा जा सके? इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी सेफगार्ड्स बनाए गए हैं। इसका कारण बहुत सिंपल और ह्यूमन है। जज भी इंसान होते हैं और उनसे गलती हो सकती है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, इसलिए सिस्टम में ऐसे सेफगार्ड्स होने ही चाहिए जो ये पक्का करें कि किसी भी गलती को ठीक किया जा सके और आखिर में इंसाफ की ही जीत हो। इसका सबसे कॉमन और जाना माना सेफगार्ड है अपील। प्रोसेस बहुत सीधा है। अगर कोई पार्टी निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो वो मामले को दोबारा जांच के लिए एक ऊंची अदालत में ले जा सकती है। ये पक्का करने का एक अहम तरीका है कि हर मामले की अच्छी तरह से जांच हो। लेकिन अपील ही अकेला ऑप्शन नहीं है। यहाँ 3 मेन सेफगार्ड्स को समझना जरूरी है। पहला है अपील, जहां एक हायर कोर्ट केस की जांच करता है। दूसरा है रिव्यू, जिसमें वही अदालत नए सबूतों या किसी साफ गलती के आधार पर अपने ही फैसले पर दोबारा विचार करती है। और तीसरा है रिवीजन, जो एक हायर कोर्ट तब करता है जब कोई निचली अदालत अपनी शक्तियों से बाहर जाकर काम करती है। तो कुल मिलाके हमने एक ऐसा सिस्टम देखा जो बहुत बड़े स्केल पर काम करता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन के लिए ट्रिब्यूनल्स हैं, एफिशिएंसी के लिए टेक्नोलॉजी है और फेयरनेस के लिए मजबूत सेफगार्ड्स हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। पर यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे भारत और हमारा समाज बदल रहा है, हमारे जस्टिस सिस्टम को भविष्य के नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को और बेहतर कैसे बनाना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।